सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ एक बार फिर हमने अपने बहुत अजीज दोस्त और बहुत अच्छे जो जिनकी बहुत पकड़ है हिस्ट्री पर, राम पुनियानी जी, वेरी वेल नोन नेम इन इंडिया। सो राम जी, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए आज। मुगलों से जिस तरह की नफरत, जिस तरह का जो रद्द अमल आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उनकी 250 साल 300 साल पहले जो कुछ भी हुआ और उससे पहले से, तो वो एक हद तक तो बात समझ में आती है कि ठीक है, इन्वेडर्स थे, बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ बर्बाद किया, फाइन। लेकिन आज की तारीख में जब हम और सारी दुनिया चांद पर जाने की प्लानिंग कर रही है, हम बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ कर अपनी ही आवाम को बर्बाद करने या उनके जहनों में बहुत निगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट ओनली द वन पर्टिकुलर रिलीजन बट एज अ होल अगर आप देखें तो यार, जो बीत गया सो बात गई वाला मसला नहीं हो रहा है। हम बार बार उनको उधेड़ कर ला रहे हैं, उधेड़ कर ला रहे हैं, मतलब मुंह से भाप निकालना मुश्किल हो गया है, बात कहने की तो बात ही क्या। कल परसों की बात है, बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया था, बहुत वेल नोन डायरेक्टर हैं, कबीर खान, दिल्ली से हैं। उन्होंने कहीं बीच में फिल्मों की बात हो रही थी, बॉलीवुड हंगामा फिल्मों पे बात कर रहा था, और उन्होंने कहीं बीच में ये कह दिया कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसमें मुगलों को लेकर बहुत ही, मतलब देयर इज नो फैक्ट। जब आप किसी की लाइफ को पोर्ट्रेट करते हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए, उसकी अच्छाइयां भी और उनकी बुराइयां भी, लेकिन यहाँ सिर्फ बुराइयां दिखाई जा रही हैं। जैसे अभी तन्हाजी में उनका रोल था, सैफ अली खान ने प्ले किया था, या फिर पद्मावत को लेके इतना शोर हो चुका है, हमने देखा। और उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में और आई हैं जिनमें मुस्लिम और खासतौर से मुगल्स को बहुत ही बुरी तरीके से, पद्मावत में अगर आप उनका रोल देखें तो मतलब आपने उस इंसान को, जिसने आपको एक पूरा पोस्टल सिस्टम दिया है, आपने उसको कच्चा गोश्त खाने वाला जाहिल बेवकूफ जानवर दिखा दिया। तो ये जो लेटेस्ट आया है फिल्मों के हवाले से, आप जरा हमें बताएं कि मुगलों की नफरत की ये जो इंतहा हो रही है, इसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई और अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, ये मुगलों के खिलाफ जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे, ये मैं विश्वास से तो नहीं कह सकता, पर कई फिल्म राइटर्स उस जो प्रचलित सोच है, जो सांप्रदायिकता की नफरत से आई हुई है, उस सोच के आधार पे अपने फिल्मों की स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का ही आप लीजिए, तो वो तो एक बहुत सभ्य था, उसके दरबार में ईरानियन कल्चर चलता था, अच्छे कपड़े पहनता था, उसके पोर्ट्रेट्स वगैरह। पर इसमें जो दिखाया गया है, वो दिखाया गया है जो लोगों को देखना है। और लोगों को क्या देखना है? जो उनके मन में भरा गया है। उनके मन में किसने भरा है? कम्युनल फोर्सेस ने। तो कम्युनल फोर्सेस कौन है, उसको पहचानिए। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इतिहास में अच्छा बुरा व्यक्ति तो दोनों प्रकार के होते हैं, और कोई व्यक्ति भगवान नहीं है और कोई शैतान नहीं है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। पर जो मुसलमान राजाओं का, खासतौर से मुगलों को मुसलमान राजाओं से आइडेंटिफाई करते हैं, जो चित्रण किया जाता है, उसका एक विशेष कारण है। और वो कारण ये है कि यहाँ जब पहले शुरुआत से अगर मैं कहूँ, तो जब ब्रिटिश ने 1857 की क्रांति में देखा कि हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं, तो उसके बाद लॉर्ड एल्फिस्टन ने एक पत्र लिखा सब ऑफिसर्स को, मीटिंग भी शायद बुलाई थी, कि भाई अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो हमको यहाँ फूट डालो और राज करो की नीति लगाना पड़ेगा। तो वो फूट डालो और राज करो की नीति के लिए क्या करना पड़ेगा? भाषा के आधार पे उतनी फूट नहीं हो सकती, क्षेत्र के आधार पे उतनी फूट नहीं हो सकती। सबसे बड़ी फूट डालने वाली चीज जो है मजहब, रिलीजन। तो इसलिए उन्होंने एक तरफ इस्लाम
एक तरफ हिंदू, इसके आधार पे उन्होंने बनाया। और उन्होंने, अंग्रेजों ने खुद भी, क्योंकि उनको यहाँ खुद की लेजिटिमेसी, स्वीकार्यता बढ़ानी थी, और उसके पहले कई मुसलमान राजा सत्ता पे थे, तो उनको ये भी बताना था कि हम आए हैं तो हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं, क्योंकि ये मुसलमान तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो वहां से 1818 में जेम्स मिल ने जो किताब लिखी थी, उसको 1857 के बाद प्रैक्टिकल रूप में लाने की कोशिश की गई। और इसलिए, जैसे अभी मैं आपको फर्क बताता हूँ कि समाज में जैसे सांप्रदायिकता बढ़ती है, चित्रण उतना खराब होते जाता है, चित्रण उतना खराब होते जाता है। अभी आप तो उम्र में एक अलग जनरेशन से हैं। मेरी जनरेशन के समय एक फिल्म आई थी, मुगले आजम जी। और मुगले आजम में मैं कह सकता हूं कि जो चित्रण था वो बहुत प्यारा चित्रण था। अच्छे बुरे दोनों पहलू थे, और इस प्रकार की नफरत की बातें नहीं थी। पर वो समय के साथ साथ जैसे सांप्रदायिकता बढ़ी है, तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और अभी अभी आपको और बता दूं कि क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत भी एक पैटर्न बन रहा है। तो ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स जो पावर में है, ये कम्युनिटी को पोलराइज करके आता है। यहाँ मैं थोड़ी 4 स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ कि ये पावर में कैसे आते हैं। पहला होता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ मिसकंसेप्शंस, पूर्वाग्रह, बायसेस, स्टीरियोटाइप्स को फैलाना। और वो फैलाए कैसे गए भारत में, आपको पता है, शाखाएं चलती हैं, शिशु मंदिर चलते हैं, उसके बाद अभी तो बड़ा टीवी मीडिया ज्वाइन हो गया, सोशल मीडिया बड़ा ज्वाइन हो गया, और सबका एक ही है, शिवाजी अफजल खान, शिवाजी औरंगजेब, फिर उधर से अकबर, राणा प्रताप। अब मैं विस्तार में जाऊंगा तो आपको मैं बता सकता हूँ कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई में अकबर तो खुद गए ही नहीं थे, महाराजा मान सिंह थे अकबर के बदले। मान सिंह के साथ मुस्लिम फौज भी थी, और राणा प्रताप के साथ हकीम खान सूर थे। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके साथ तो मौलाना हैदर अली थे, और दौलत खान, सिद्दी संबल, कितने मुसलमान सैनिक इनके साथ थे। पर उसको अभी इन चीजों को नहीं दिखा रहे। क्या दिखा रहे कि सिर्फ वो शिवाजी हिंदू, अफजल खान मुसलमान, शिवाजी अच्छे, अफजल खान खराब, शिवाजी अच्छे, औरंगजेब खराब। तो ये जो सिलसिला है, ये आज बहुत तकलीफ की लिमिट तक पहुंच गया है। और मैं एक्चुअली इतिहास को मैं भी समझना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से समझना चाहता हूँ कि इतिहास में दलितों की परिस्थिति क्या थी, गरीब मजदूर कैसे जीता था, किसान कैसे खेती करता था, औरतें कैसे खेत का काम, घर का काम करके संभालती थी, हमारी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, कैसे हमारे कल्चर में से इतने प्यारे प्यारे गीत आए, सूफी परंपरा के, भक्ति परंपरा के। मैं उन बातों को प्यार से स्टडी करना चाहता हूँ। पर स्टडी क्या करना पड़ता है कि भाई अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई क्यों हुई, शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई क्यों हुई। तो ये बहुत गहरे पैमाने पर समाज में जो फैला है, ये उसका एक प्रतीक है। अब कबीर खान ने शायद कहा कि इन्होंने नेशन की शुरुआत की, उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नेशन की शुरुआत तो आजादी के आंदोलन से हुई। इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग ये बाद में आया। पहले बादशाहतें, किंगडम्स, और आज की तुलना करना ही गलत है। वो किंगडम्स थे, उनके असूल अलग थे, उनके तरीके अलग थे। आज के लोकतंत्र से, नेशन स्टेट से आप उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लोगों के दिमाग में कंटिन्यूशन के रूप में भर गई है। कंटिन्यूशन मतलब वो आर्य आए, आर्य से फिर सीधा हिंदू राजा आए, फिर हिंदू राजा से फिर ये आजादी के आंदोलन में सावरकर आए। ये बहुत गहराई से बैठ गया है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो आप देख रहे हैं, ये आइसबर्ग का टिप दिख रहा है। हिम नदी का आपको ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, आइसबर्ग का टिप दिख रहा है। इसके नीचे नफरत का बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये नफरत के पहाड़ के कारण ही समाज में वायलेंस करवाया जा सकता है। जैसा अभी आपने दिल्ली में देखा, 2002 में गुजरात में देखा, 1992 में बंबई में देखा। और दूसरी बात मैं ऐड कर रहा था, कोई ईसाई भी इससे बचे हुए नहीं है। 2008 में कंधमाल में देखा, पैस्टर स्टेन्स के मर्डर के रूप में देखा। तो ये जो तर्कपूर्ण, रैशनल सोचने का तरीका है, उसको दरकिनार करके धर्म के चश्मे से ही इतिहास को देखा जाता है। इतिहास का भी वास्तविक इतिहास कैसे होना चाहिए
कि एक राजा है, जमींदार है, किसान है, दस्तकार है। और इतिहास को कैसा बताया जाता है कि एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, जो रियल डिवीजन है सोसाइटी का, देखो अमीर राजा से दोस्ती करेगा, अमीर जमींदार अमीरदार से दोस्ती करेगा, और गरीब किसान हिंदू हो या मुसलमान मिलके नाचेगा, मिलके गाएगा, मिलके सुख दुख बांटेगा। तो उसको बदल के हिंदू वर्सेस मुस्लिम में कर दिया गया है। जबकि इंडियन कल्चर की खूबसूरती यही है कि आप संत कबीर को देखिए, तुकाराम को देखिए, नरसिंह मेहता को देखिए, मौला ये ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए। तो इन्होंने तो मोहब्बत के गीत गाए, और मोहब्बत के गीत गा के हर एक को गले लगाया कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, जाति भी भूल जाओ, ऊंच नीच भी भूल जाओ। तो उसको जिसको याद करना चाहिए, जो हमारे देश को मजबूत कर सकता है, जो हमारे देश की प्रगति कर सकता है, उसके बदले उनको इसमें ज़्यादा रुचि है, क्योंकि इनका पावर उस रास्ते से आता है। ये इनका समझ नहीं पावर आता है, नफरत के रास्ते से आता है, नफरत के रास्ते से इसलिए इन आता है। बातों को मजबूत किया जाता है। बिल्कुल मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान की म्यूजिकल या सूफी तारीख जो है, या जो हिस्सा है, जो टाइम पीरियड है, आप अमीर खुसरो के बगैर म्यूजिक का तस्वुर कैसे कर सकते हैं, क्या बात है, कैसे क्या बात है। करेंगे। नो, तो ऐसे ही है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आप हो सकता है कि पावर के जोर पर आप इन 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 फैक्ट्स को मिटा दें, खत्म कर दें, मगर ये खत्म जो होगा, ये जो इख्तिताम होगा, वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में होगा। जो वर्ल्ड हिस्ट्री में मौजूद है, आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो आने वाली नस्लें तो बड़ी शर्मिंदा होंगी वर्ल्ड लेवल पर। जी, देखिए अभी सवाल ऐसा है कि एक बार जब आप नफरत को फैला देते हैं, कई बार मुझे लगने लग गया है कि मोहब्बत जो है वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, और नफरत पैदा की जाती है। और आज नफरत करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत है। पाकिस्तान में भी मजबूत है, वो दूसरे तरीके से काम करता है। बांग्लादेश में भी मजबूत है, वो दूसरे तरीके से काम करता है। म्यांमार और श्रीलंका में भी पावरफुल है। तो ये आज के दौर में खास तौर से भारत, जो इतने अच्छे रास्ते पर चल रहा था, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उस देश में ऐसा होना ये एक बहुत बहुत तकलीफ की बात दुर्भाग्य की बात है, बहुत पेन की बात है। बहुत तकलीफ करता। अच्छा, एक बार और जो एक्चुअल बयान है उनका, कबीर खान का, उन्होंने कहा कि मुगल्स वर द ओरिजिनल नेशन बिल्डर। जी, तो बजरंगी भाईजान डायरेक्टर सेड दैट। तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुगलों ने लूटा लूटा लूटा, क्या मुगल कुछ देकर नहीं गए? और पिछले 70 साल से या 100 साल से ज्यादा से, जब से आप सोचिए कि ताजमहल बना है, अगर आप उसकी सिर्फ इनकम लगा लें, तो क्या मुगलों ने उससे ज्यादा लूटा है जितना आपने अभी तक ताजमहल, सिर्फ एक ताजमहल से कमाया है? और बिकॉज ऑफ ताजमहल दुनिया में इंडिया मशहूर हुआ है। जी, जी, जी। तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं यार? आप नजर कैसे मिला सकते हैं फिर सो कॉल्ड हिंदूज विद सो कॉल्ड मुस्लिम्स? देखिए, इसमें ऐसा है कि मुगल साम्राज्य जो था वो भी केवल मुस्लिम साम्राज्य नहीं था, पहले इस बात को ख्याल रखें। अकबर के दरबार के नौरत्नों में टोडरमल भी थे, बीरबल भी थे। औरंगजेब के दरबार में जय सिंह भी थे, जसवंत सिंह भी थे, बहुत सारे हिंदू राजा भी थे। तो ये कोई केवल मुगलों का राज्य था, वो भी बात मैं नहीं मानता। कि मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रशासन था जिसमें मुगल हेड पे था, और उसके प्रशासन में हिंदू मुसलमान दोनों थे। ये बात इंपॉर्टेंट है बड़ी। और दूसरी ये बात भी है कि जहाँ औरंगजेब का एक प्रकार से कट्टरपन था, औरंगजेब ने इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड में 4th नंबर पर लाके रख दिया था। इंडिया का जो उस समय कंट्रीब्यूशन था टू द वर्ल्ड जीडीपी, ये 25-26% के आसपास ला गया था। तो उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया, और साम्राज्य मतलब मैं उसको नेशन नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा एम्पायर। दे वर द एम्पायर बिल्डर्स। एंड उसकी अपनी अपनी खूबियां हैं। किसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, किसी ने, जैसे आपने बताया, नोट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, किसी ने अपने राज्य की सीमाओं को आउटलाइन किया,
किसी ने कहा लगान के सिस्टम को आउटलाइन किया। तो हर एक राजा का कुछ अच्छा भी कंट्रीब्यूशन है। और खैर राजाशाही को तो मैं वैसे भी एंडोर्स नहीं करता। हाँ, एग्जैक्टली, राजाशाही नो, वी पॉसिबल आर है नॉट बिलीविंग इन दैट। या वी हैव टू टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। हमको तो चाहिए बराबरी का समाज, और ये वो राजाशाही पे टिके हुए हैं। तो ये देखिए कि आपका समाज आज जो बन गया है ऐसे ही नहीं बन गया है, ये कई परिस्थितियों में गया। राजा लोग आए तो राजा लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, एक आउटलाइन बनाई राज्यों की, जिसमें जाकर बाद में नेशन बना। ये बात तो कह सकते हैं ना कि औरंगजेब का एम्पायर सबसे बड़ा था। जिस औरंगजेब से आप सबसे बड़ी नफरत करते हैं उसका एम्पायर तो सबसे बड़ा था। यानी एक अशोक का एम्पायर बड़ा था और दूसरा औरंगजेब का एम्पायर बड़ा था। तो इसी के नींव पर आगे चलकर नेशन स्टेट बनता है, ब्रिटिश आते हैं। और यहाँ फर्क यह है कि जो मुस्लिम राजा थे, एक कुछ मुस्लिम राजा तो आए लूट कर चले गए, महमूद गजनवी, गौरी वगैरह। और जो मुसलमान राजा यहाँ रहे, यहीं राज्य किया, इसी की मिट्टी में दफन हो गए, यहाँ से कहीं वो बाहर नहीं ले गए। उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी, ऑफ कोर्स जी, जमींदार भी ऐशो आराम से रहते थे, ये भी ऐशो आराम से रहते थे, पर यहाँ की संपत्ति बाहर नहीं ले गए। यहाँ जो भी मतलब सोसाइटी के एवोल्यूशन में उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है, ये तो हमको मानना चाहिए। तो कबीर खान की वो बात सच है, पर इसको मैं कहूंगा दे बिल्ड द एम्पायर, दे बिल्ड द एम्पायर। यस, वो बस नेशन का लफ्ज चल रहा है तो नेशन ही इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक उन्होंने भी इतना नहीं सोचा होगा कहने से पहले कि ये इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें नॉर्म में आ गई हैं और हम वही टर्म्स इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे कबीर साहब ने नेशन इस्तेमाल किया, आप सही कह रहे हैं, उसको वो डायनेस्टी थी, वो शहनशाहियत थी, वो सल्तनत थी, तो उसको उसी उन्हीं लफ्जों में इस्तेमाल, उनका उन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन एक चीज और आप मुझे जरा क्विक बता दें कि ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ है, ये नई तो नहीं है, अब नई तो नहीं रह गई है। इसका आने वाले कुछ समय में और खासतौर से जो इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या ये उससे रिलेटेड है? क्या उस तरह से ये इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम फौज पे हमला, पाकिस्तान और ये सब करना शुरू हो जाता है, तो क्या ये इज अ पार्ट ऑफ अपकमिंग इलेक्शन? आपकी बात में आधी सच्चाई है और आधी बात तो ये है कि जो नफरत का पैमाना बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसको टक्कर देने वाली कोई विचारधारा समाज में नहीं आई है। और पिछले 7 साल से ये सरकार के कारण कई स्कूलों में, टेक्स्ट बुक्स में, हमारा बहुत बड़ा टेलीविजन जो चल रहा था, बहुत सारे टीवी चैनल्स उनके कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने खरीद लिए जो इनके प्रति सिंपैथेटिक हैं। तो एक तो लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द हेट, एक तो वैसे चल रही थी, और दूसरी आपकी बात सच है, चुनाव आने वाले हैं तो उसको थोड़ा मसाले का तड़का ज्यादा लगाया जाता है। पर मुझे डर इस बात का है कि जिस आधार पे नफरत फैल रही है वो आधार जिंदा है, और वो ऐसे ही रहा तो इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। वो दर्द जो है हद की तरफ जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, उसमें भी कोई शंका नहीं है। और खैर चुनाव के पहले तो ये हथकंडे अपनाते ही हैं, इनसे इनको वोट ज्यादा मिलते हैं। तो आने वाले वक्त को अगर लेट्स से कि कोई अभी टक्कर देने वाला नहीं है एज यू सेड, और कोई काउंटर करने वाला नहीं है व्हाट दे आर डूइंग एट दैट टुडे, तो अगर आप इसको कैसे देखते हैं इन लॉन्ग रन, लेट्स से 3-4 years 5 years बैक अहेड? देखिए, एक बात तो मैंने कही, इनको टक्कर देने वाला नहीं है जी, और ये इसमें भी आधी सच्चाई है। आधी सच्चाई है कि भाई कोई एक संगठित ऐसी पार्टी नहीं है जो इनकी बातों का सिस्टमैटिक मुकाबला करे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में पहले जो केवल नफरत के पैगाम लेके चल रही थी, उस सोशल मीडिया में अभी बहुत सारे नौजवान नवयुवतियां ऐसे आए हैं जो मोहब्बत के पैगाम को, सच्चाई के संदेश को, लॉजिकल बातों को समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स खुले हैं, छोटे हैं अभी,
जैसे द वायर हो गया, स्क्रोल हो गया, सत्य हिंदी हो गया, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जो भी मुझे, जी जी ऐसे जी, ऑफ बहुत कोर्स सारे ऑफ हैं। कोर्स। तो जी उसमें और एक अंजुम है, दूसरे धाकड़ खबर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी जी जो इन जी। चीजों को कर रहे हैं। ये एक बहुत उम्मीद की किरण मुझे इसमें दिखती है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, हम्म, उसने समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जी और मैसेज उन्होंने केवल सेक्टेरियन संकीर्ण मैसेज नहीं दिया, उन्होंने जो मैसेज दिया वो गांधी के नाम पे दिया, मौलाना आजाद के नाम पे दिया, सरदार पटेल के नाम पे दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि अभी कितने पिछले कई दशकों में होने वाले आंदोलनों में शाहीन बाग की अपनी एक जगह रहेगी, ये समाज में एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ेगा। तीसरा, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा मैसेज समाज को दे रहा है कि भाई इस प्रकार की सरकार जो जनता के मुद्दों से बेखबर रहना चाहती है, बेखबर तो नहीं है पर बेखबर जानबूझ के रहना चाहती है, उनको एड्रेस नहीं करना चाहती, ये। और चौथी बात देखिए, चौथी, हमारे कुछ नौजवान साथी साथी लड़के लड़कियां, वो कन्हैया कुमार हो, जिग्नेश मेवानी हो, शेला रशीद हो, या चंद्रशेखर रावण हो, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नौजवान जगह जगह आ रहे हैं जो इस देश को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब फ्यूचर इनके हाथ में है, ये किस प्रकार से आगे सच्चाई, अभी तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छी बातें उम्मीद करेंगे ही, इसके चारों तरफ हमारे भारत का भविष्य टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल टिका हुआ है। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से खासतौर से मुस्लिम्स, दलित और क्रिश्चियंस में सबसे पहली जो हेट की जो सबसे पहला टारगेट है वो मुस्लिम्स हैं, तो उनको नागहानी में बंद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, फिर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आपने 8 साल बाद, 18 साल बाद, 15 साल बाद उनको छोड़ दिया। और पर इन 18 साल का या 15 साल का या 8 साल का हर्जाना कौन भरेगा? अब उमर खालिद हैं, उमर खालिद आज भी जेल में हैं और उस काम के लिए जेल में है जो उन्होंने किया नहीं और जिसपे उन्हें बेल मिल गई थी, अब फिर वो वापस चले गए। तो ना तो पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड है, ना तो पुलिस ने कहा कि हमने रिपब्लिक और न्यूज 18 से लिया है ये, और उन्होंने कहा कि नहीं हमने मालवीय साहब के ट्वीट से लिया था। तो मालवीय साहब के ट्वीट पर उमर खालिद पिछले 1 साल से जेल में हैं। तो अगर इस तरह के वाकयात लाइफ में होते रहे तो कितने नौजवान हैं जो खड़े होने की हिम्मत करेंगे? आपकी बात तो सही है कि ये काफी निराशा, पेसिमिज्म का टाइम है। फिर भी स्वभाव मुझे आश्चर्य होता है कि उमर खालिद जैसे बेगुनाह को इतनी सजा देना। और आपको पता होगा भीमा कोरेगांव में हमारे 18 बहुत इंटेलेक्चुअल्स को अंदर किया गया, उसके बावजूद विरोध की आवाजें उठ रही हैं। और वो कहते हैं ना ये बहुत कि बहुत बड़ी बात है जी, दर्द का हद से गुजरना, ये एक बात है। कि जो अभी आप देखिए शाहीन बाग में, देखिए जिन मुसलमान औरतों को हम बोलते थे तो पर्दा नशीन है, बुर्के के बाहर आएंगी नहीं, उन्होंने पूरे देश को और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इससे अच्छा आंदोलन हुआ नहीं है इंडिया में। तो एक इस प्रकार के सरप्राइजेस, क्योंकि आप जब अन्याय करते हैं तो अन्याय के विरोध में बातें पैदा भी होती हैं। ये जो झूठ बोल रहे हैं उसके जवाब देने वाले लोग भी खड़े हो रहे हैं। तो ये सब माहौल में नाउम्मीदगी भी बहुत है और लगता है कि हो सकता है उम्मीद आए और हम फिर से उसी रास्ते पे चलें जो रास्ता गांधी ने दिखाया था, मौलाना आजाद ने दिखाया था। ऐसी एक उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट पूरी चीजों को होल्ड कर रही है और होल्ड करके वो अपने हिसाब से डेमोक्रेसी चला रहे हैं, उनकी शर्तों पर डेमोक्रेसी चल रही है, तो लॉन्ग रन में ऐसी डेमोक्रेसी अब एज सच तो रही नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन आपको लगता है कि इन लॉन्ग रन लेट्स से कि ये जीत गए और हम मतलब जो हमारी सेकुलर आवाजें हैं वो हार गई और इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाया,
तो उस हिंदू राष्ट्र में इनके अपने अंदर, यानी ये काउंट करते हैं कि मुसलमान 20%, 25% हैं, 10-12%, 14% है। 14% हैं, और बाकी 10-12% ये दलित और हम सब मिला मिलू के 30-25% बनते हैं। मतलब अगर हम दलित, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस को मिला लें तो 15-20% के करीब बन जाते हैं सब। तो 20% जो आवाजें हैं उनको दबा दिया जाए फोर्सफुली, जो वो कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज। लेकिन लॉन्ग रन में ये डेमोक्रेसी को लेके चलेंगे या तानाशाही होगी यहाँ पर? क्योंकि देखिए, जी, एक तो पहली बात ये है कि अभी जैसे मैंने कहा कि इसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है, और अभी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो इनके विरोध में हैं, जो अभी तक अपने ईगो के कारण, अहम के कारण एक दूसरे के साथ मिलने से इनकार करती हैं, ज्यादा सीट्स खुद मांगती हैं, समझौतों को तोड़ देती हैं, अभी उनके दिमाग में एक बात तो घुस गई है कि अगर वो साथ साथ नहीं आए तो अलग अलग डूबेंगे। इफ दे डोंट हैंग टुगेदर दे विल बी हैंग सेपरेटली, ये बात उनको हो रही है। तो उसमें एक लगता है कि एक उम्मीद वहां भी दिखती है। दूसरा, आपने कहा कि अगर ये पावर में आते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी डेमोक्रेसी इतनी कमजोर कर दी गई है अंदर से कुरेद कुरेद कर, तो आगे डेमोक्रेसी की उम्मीद तो मैं नहीं रखता। मैं उम्मीद इस बात पे रखता हूँ कि जो अपोजिशन पार्टीज अभी एक अपना रास्ता देख रही हैं, वो अपोजिशन पार्टीज और ईमानदारी से और एक दूसरे से एकोमोडेट करके अगर साथ में आ गई तो फिर इनके सत्ता में आने का चांस कम हो जाएगा। आप एक बात को याद रखिए कि पिछली बार भी इनका वोटिंग परसेंटेज 39% था। दूसरा ये याद रखिए कि इनकी नीतियों से अभी कितने लोग आहत हुए हैं, कितने लोगों को तकलीफ हुई है। कोरोना का लॉकडाउन, जितने लोग दंगों में नहीं मारे गए होंगे वो लॉकडाउन में मारे गए होंगे। बहुत ठीक है। दूसरा, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से आम व्यक्ति का जीना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें वो भी एक है कि जो चीज इनके खिलाफ जाएगी उसको तो ये कंट्रोल कर नहीं सकते, ना उनको कंट्रोल करना है। वो कुछ कॉर्पोरेट, वो घरानों के पीछे उनकी सब सोच चलती है। तो ये एक दूसरी चीज है जिससे उम्मीद लगती है कि भाई फिर से हमारी ऐसी गवर्नमेंट आए जो कम से कम राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, इनकी बात करके समाज के सभी लोगों में एक बेहतरी लाने की कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते फिर गेट बैक टू बॉलीवुड। दो चीजें हैं कि अभी मतलब उनकी नफरतों के मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी आपको बॉलीवुड के हवाले से, कि दो चीजें आई हमारे सामने। एक तो ये कि बॉलीवुड को ये लोग उर्दू वुड कह रहे हैं अब, कि वहां पे सब उर्दू वालों का काम चल रहा है, सारे मुसलमान भरे हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ फिल्में बना रहे हैं। ये एक ब्लेम आया है, इसलिए उसको उन्होंने उर्दू वुड कर दिया है। और दूसरा ये कि, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, एज ए इंडियन सिटीजन हमारे लिए बहुत तकलीफ होती है कि दिलीप कुमार की फिल्मी कैरियर को अगर आप बॉलीवुड से निकाल दें, इंडियन सिनेमा से निकाल दें, तो आप समझिए कि पूरी हिस्ट्री जो है वो उसके एक पाया तो कम से कम निकल ही जाएगा। तो 3 पायों पर आप बॉलीवुड या इंडियन फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे खड़ा कर पाओगे या कैसे पेश कर पाओगे? आपने इतनी आसानी से कह दिया कि दिलीप कुमार के बारे में कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए किसी से भी कहीं भी, कंडोलेंस का, क्योंकि ही वॉज अ पाकिस्तानी एंड ही वॉज अ हाँ, सब टेररिस्ट ग्रुप से उनका वो था, इसलिए नोबडी कैन कंडोलेंस और सेंड कंडोलेंस टू हर। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इससे दुख होता है, इस मेंटेलिटी से हम कहाँ आ गए हैं। देखिए, भारत का बॉलीवुड अगर देखा जाए तो नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा मीडियम यही रहा है। बिल्कुल। और इसी बॉलीवुड ने सॉफ्ट पावर, इंडिया का सॉफ्ट पावर
जो वेस्ट एशिया में है, सऊदी अरेबिया में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, जो हिंदी फिल्मों की पॉपुलैरिटी है, और उसमें जो भाषा है हिंदुस्तानी है, उर्दू हिंदुस्तानी, जो आम बोलचाल की है, जो साहित्यिक भाषा तो कोई भी अपने जीवन में इस्तेमाल करता नहीं है। तो खैर ये भी एक बदनामी का तरीका है, और मुझे लगता है कि जो बॉलीवुड है उसमें हिंदी वाले लोगों ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया है। आप शैलेंद्र के गीत ले लीजिए, साहिर लुधियानवी के गीत ले लीजिए, हिंदी वाले भी उतने ही हैं, कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक बात है कि कुछ जो मुस्लिम ओरिजिन के लोग हैं, कुछ उर्दू के लोगों ने शुरू में इसमें ज्यादा काम किया। उसके भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि देखिए, मुस्लिम जो है सरकारी नौकरियों से उपेक्षित रहता है, वो ज्यादातर कल्चर और स्पोर्ट्स में ज्यादा जाते हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण ये नहीं है कि वो एक प्रकार से समाज को डिस्टॉर्ट करते हैं। आप अमेरिका में भी देखिए, अमेरिका में भी देखिए, अमेरिका में भी जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो भी ज्यादा कल्चर के एरिया में है, स्पोर्ट्स के एरिया में है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। और ये पूरा उर्दू है तो मैं मानता नहीं हूँ। उर्दू अपने आप में, और उर्दू से ज्यादा इंडियन भाषा कौन सी हो सकती है? हिंदी इस्तेमाल होती है, मोस्टली हिंदी इस्तेमाल होती है, हिंदी इस्तेमाल होती है, और उर्दू भी तो इंडियन भाषा है। तो एग्जैक्टली वो हमारे दादाजी की तो इजाद नहीं है, वो भी हिंदुस्तान में इजाद हुई है, हिंदुस्तान की है। मेरे पिताजी उर्दू में लिखते थे। अब ये कोई उर्दू कोई केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। और हमारे सबसे बड़े लिटरेरी पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, नहीं मिला, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद, वो अपने करियर की शुरुआत उर्दू राइटर से करते हैं और बाद में हिंदी में आ जाते हैं। तो ये तो एक महात्मा गांधी ने भी कहा था, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदुस्तानी ये भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। हिंदुस्तानी उन्होंने कहा, हिंदी नहीं कहा। हिंदी नहीं कहा जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो मेल जोल की भाषा। अच्छा, ये दूसरा मैं देखता हूँ कि ये इंग्लिश लिटरेचर इतना समृद्ध क्यों है, क्योंकि वो हर जगह दूसरे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल हजारों दूसरी भाषाओं के वर्ड्स को ले लेता है। तो वो तो एक अच्छी बात है। आपकी भाषा में आप ये हमारे यहाँ मलयालम का शब्द ले आइए, बंगाली का शब्द ले आइए, इंग्लिश का। अभी हिंदी राइटिंग में इंग्लिश के बहुत शब्द पॉपुलर हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो है, समस्या तो है कि लोगों ने समझना चाहिए, लोगों तक अच्छा लिटरेचर जाना चाहिए। दैट्स द बेसिक इशू। तो इसको उर्दू उड़ गया मेरे ख्याल से ये वो असल में चिढ़ाने की या उनका मजाक उड़ाने का एक तरह से उनका अपना एक वर्ड था। वरना अभी 2-3 साल पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कूल लफ्ज इस्तेमाल ऐड हुआ था, और उस कूल का मतलब आई मीन COOL कूल मींस ठंडा, दैट्स इट। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग कूल या यू आर लुकिंग कूल, तो व्हाट इज दिस, तुम ठंडे हो गए? आई मीन ठंडा तो आदमी मरने के बाद होता है। लेकिन देयर इज अ स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ दैट कूल इन जो स्लैंग लैंग्वेज होती है हमारी बोलचाल की, उसमें तो उन्होंने उसको उन मायनों में ऐड कर लिया। गुरु शब्द को देखिए ना, गुरु शब्द को देखिए। गुरु शब्द तो मैनेजमेंट की डिक्शनरी में आ गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ गया, कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? होना भी तो चाहिए, ये होना भी बेकार चाहिए। की बातें हैं कि असल में कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं डिमीन करने के लिए और डिफेम करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू राम जी। जय भारत, जय भारती।